किया जिसको ऑपरेशन पोलो कहते हैं। कहा जाता है कि नेहरू इस बात से बहुत खुश नहीं थे और हैदराबाद का शासक इसी दौरान पहुंच गया सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, और उसने वहां ये कहा कि भारत ने हम पे हमला किया है, भारत एक आक्रमणकारी देश है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे क्योंकि वो ग्लोबल नेता थे, उनको लगता था कि हर जगह थोड़ी छवि ठीक रहनी चाहिए। पटेल जी को लगता था कि भाड़ में जाए अंतर्राष्ट्रीय मामला, यहाँ निपटा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाद में देख लेंगे। तो यूएन ने पूछा भारत से कि आपने सेना क्यों भेजी, तो पटेल का जवाब गया, सेना नहीं है, पुलिस है। छोटी मोटी बात थी, कुछ खास बात नहीं है, पुलिस है, सेना नहीं है। 5 दिन में निपटाया। इन 5 दिन और इससे पीछे रजाकारों के मामले में जो हिंसा हुई, नेहरू जी ने एक आयोग बनाया, सुंदरलाल आयोग बोलते हैं। उस आयोग की रिपोर्ट है कि 20,000 से 40,000 के बीच में लोगों की मृत्यु हुई इस 9-10 महीने के समय में, विशेष रूप से इन 5 दिनों में। और कुछ पत्रकार कहते हैं कि यह संख्या 2 लाख के आसपास है। 2 लाख हत्याएं हुई उस 7-8 महीने में, मुख्य रूप से उन 5 दिनों में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस समय कलंक लगती हैं, बाद में कोई इनको याद भी नहीं करता है। हैदराबाद को लेकर आज कोई नहीं कहता कि भारत ने गलत तरीके से मिला लिया, क्योंकि ठीक लगा उस समय। हैदराबाद आ भी गया। उसके बाद 1956 में हैदराबाद का तेलुगु भाषी हिस्सा आंध्र प्रदेश बन गया, मराठी भाषी महाराष्ट्र में चला गया, कन्नड़ भाषी कर्नाटक में चला गया। अब तो हैदराबाद की जो रियासत थी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खत्म ही हो गई। इस चीज से निकले ही थे तो नेहरू को लगने लगा कि बहुत हो गया, और अंत में तय हुआ कि सीज फायर को हम माने। सेना ने कहा कि सर 2-3 महीने और दे दो, निपटा देंगे, कम से कम कश्मीर खाली करवा लेंगे पूरा। पर नेहरू के मन में यह भय था कि अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का बन सकता है, पाकिस्तान की सेना हमला कर सकती है, और फिर एक नए नए देश के सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि मैनेज करना मुश्किल होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नीयत पर शक मत कीजिए। उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो ठीक समझ में आया उसने वो किया। हम लोग भी होते शायद कुछ गलती कर बैठते, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं करते, कोई भी कर सकता था, वो भी कर सकते थे। और इस प्रकार हैदराबाद हमारे कब्जे में आ गया, जूनागढ़ आ चुका था, कश्मीर 2/3 भारत का हिस्सा हुआ, 1/3 उनका पास है, जिसको वो बोलते हैं आजाद कश्मीर, हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहां से शुरू होता है जम्मू कश्मीर का आगे का हिस्सा, जो हम संवैधानिक हिस्सा मानते हैं। इस झगड़े के बाद अब क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सर्शन ठीक वही है जैसा जूनागढ़ का भी था, जैसा मैसूर का था, जैसा हैदराबाद का था, सबका एक जैसा है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि विलय पत्र की शर्तों पर ध्यान देना चाहिए, वो शर्तें सबकी एक जैसी थी, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कश्मीर का मामला जो अलग हुआ वो 2 नवंबर 47 की स्पीच से हुआ, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, और जब यूएन में भी ये बात आ गई, और जब माउंटबेटन ने पहले ये बात कही थी। माउंटबेटन का विचार था जो नेहरू को अच्छा लगा था, और नेहरू ने इस बात को कह दिया था। वहां से सिचुएशन चेंज हो गई। शेख अब्दुल्ला 1947 में जब जेल से छूट गए, तो शर्त यह भी रखी थी नेहरू ने कि जब आप विलय पत्र पर साइन करेंगे तो उसके बाद इमरजेंसी के दौर में, आपातकाल में शेख अब्दुल्ला प्रशासन को संभालेंगे। तो राजा हरि सिंह ने आदेश जारी कर दिया, शेख अब्दुल्ला इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधान होंगे। ये 30 अक्टूबर 1947 की बात है, उस दिन से वो प्रधान बन गए। अब शेख अब्दुल्ला मैनेज कर रहे हैं कश्मीर घाटी को, और वो इस पूरे युद्ध में इंश्योर कर रहे थे कि युद्ध में वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ रहे, भारत के पक्ष में रहे। उसके कुछ दिनों के बाद शेख अब्दुल्ला पूरी तरह से वहां के प्रमुख बना दिए गए, हरि सिंह के हस्ताक्षर से ही बने। तो शेख अब्दुल्ला वहां पर केंद्र में आ गए और राजा हरि सिंह बैकग्राउंड में चले गए। अब सवाल था कि आगे क्या करना है। अभी तो सिर्फ ये तय हुआ है कि हम भारत का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन भारत का हिस्सा बनने के बाद जो बाकी शर्तें हैं, जब तक प्लेबिसाइट ना हो जाए, बाकी चीजें ना हो जाए, उनका क्या करना है।
उनके लिए 1949 में, आपको ध्यान रखना है कि 1949 में भारत की संविधान सभा अपना काम पूरा करने वाली थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब संविधान के शुरुआती कुछ हिस्से लागू हो गए और नवंबर शुरू हो रहा था। जम्मू कश्मीर को संविधान में भी लेके आना था। तो 1949 की जून में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से 3 लोगों ने भाग लिया। एक थे शेख अब्दुल्ला, एक थे वल्लभ भाई पटेल और एक थे जवाहरलाल नेहरू। इन 3 लोगों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को कुछ लोग दिल्ली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, दिल्ली समझ कहते हैं। मैं दिल्ली समझौता नहीं कह रहा हूं, दिल्ली समझौता 1952 में हुआ था। ये दिल्ली अंडरस्टैंडिंग है, दिल्ली समझ है। इसमें यह तय हुआ कि भाई अब जैसे भारत की संविधान सभा संविधान बनाई रही है, तो जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी करना है उसे संविधान में ही कर लेते हैं। सहमति बन गई और सहमति बनने के कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से 4 व्यक्ति हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। उन्हें विशेष प्रस्ताव से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और हमारी संविधान सभा में जो नए मेंबर शामिल हुए उनमें से एक का नाम था शेख अब्दुल्ला। वो खुद मेंबर बने। ध्यान रखना है, शेख अब्दुल्ला हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे लेटर फेज में। एक मिर्जा अफजल बेग, अफजल बेग शेख अब्दुल्ला के सबसे, मतलब समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वो शेख अब्दुल्ला के लिए अफजल बेग हुआ करते थे। अफजल बेग हमेशा उनके, मतलब जो जय और वीरू की जोड़ी है ना, वैसी जय और वीरू समझ लीजिए, इस तरह का साथ इन लोगों का था। तीसरे एक मसूदी नाम के नेता थे और चौथे व्यक्ति थे मोतीराम बागड़ा। एक हिंदू थे, 3 मुस्लिम थे। ये 4 व्यक्ति जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में हमारी संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में सहमति बनी कि भारत सरकार ने कश्मीर से क्या समझौता किया है, उस समझौते के तहत कुछ विशेष उपाय जम्मू कश्मीर के लिए करने होंगे, क्योंकि प्लेबिसाइट होना है। जब तक होगा, अब कब होगा पता नहीं, जब पाकिस्तान पीछे हटेगा, फिर भारत पीछे हटेगा, फिर स्थानीय प्रशासन प्लेबिसाइट करवाएगा। कंडीशंस इतनी सारी हैं और ऐसे मामले में कोई देश अपनी सेना पीछे लेके जाता नहीं है। ये तय था कि होना है नहीं, तो था कि अब कैसे मैनेज करें। इन चारों ने संविधान सभा में अपनी बात रखी। संविधान सभा ने आम सहमति से, इस पर गौर कीजिएगा, हमारी संविधान सभा ने किसी भी आर्टिकल को इंक्लूड करने के लिए वोटिंग नहीं करवाई। संविधान सभा ने शुरू में एक बात तय कर ली थी कि हम वोटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि वोटिंग से मतभेद होते हैं। हम बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे और अंत में कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर सर्वसम्मति से बात बने। ये बहुत अच्छा स्टैंड था हमारे संविधान सभा का, ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि ये आर्टिकल तो बीजेपी लाई थी, ये आर्टिकल कांग्रेस लाई थी, ऐसा ना कहा जाए। पूरा संविधान, पूरी संविधान सभा लाई थी, ये सहमति हमने बनाई। पूरी संविधान सभा ने 306A नाम से एक आर्टिकल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किया और यही आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ तो बन गया 370। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर तो 47 में आया, 370 फिर 49 में क्यों आई, 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया था। किसी की बात पे मत आइए, ये सारा एक प्रोसेस है। संविधान सभा की सहमति से 306A बना, जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 370 हो गया। 370 में क्या है, जब ये समझना है कि वो कैसे हटा, तो पहले ये समझिए कि 370 में लिखा क्या हुआ था, क्योंकि 370 एक कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, उसको ठीक से समझना जरूरी है। अनुच्छेद 370, सबसे पहले समझिए कि हमारे संविधान का भाग 21 है और भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक का हिस्सा शामिल है। ये भाग बनाया था उन चीजों के लिए जो अस्थायी किस्म की चीजें थी और इसलिए इस भाग का नाम रखा गया था टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध। मूल संविधान में इसका नाम इतना ही था, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इस भाग में किसी अनुच्छेद को रखने का मतलब ही है कि उस समय सहमति थी कि टेम्परेरी मामला है, परमानेंट मामला नहीं है, टेम्परेरी। हाँ, बाद में
13th अमेंडमेंट जब हुआ संविधान में 1962 में, नागालैंड के लिए हुआ था। जब नागालैंड की बात चली तो आर्टिकल 371A उसके लिए बनाया गया। 371A जब बनाया गया तो नागालैंड के जनजातीय समुदाय की, नागा समुदाय की ये मंशा थी, उनका प्रश्न था कि आप जिस भाग में हमें डाल रहे हैं उस भाग का नाम तो अस्थायी प्रावधान है, तो हम हमेशा संदेह करते रहे आपके ऊपर या कुछ पक्का भरोसा दोगे हमको? नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाना इतना मुश्किल काम था, इतना कठिन काम था। नेहरू ने कर लिया तो कर लिया, किसी और के बस की बात नहीं थी। नागा समुदाय अपनी आजादी के लिए जान देने और लेने को हमेशा तैयार था एकदम। कैसे कैसे नेहरू जी ने मैनेज किया वो भी एक बड़ा रोचक इतिहास है। और जब 371A बनाया उनके लिए और नागा लोगों को डाउट हुआ तो नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, इसके हेडिंग में एक शब्द और जोड़ देते हैं, और तब शब्द जोड़ दिया अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान एंड स्पेशल प्रोविजंस। आज आप संविधान पढ़ेंगे तो भाग 21 का नाम क्या मिलेगा? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ध्यान रखना है कि मूल संविधान में जब आर्टिकल 370 लाए थे तब विशेष प्रावधान नहीं था, वो बात की बात है, उस समय अस्थायी प्रावधान था। और 370 के अंतर्गत जितनी बातें हैं, कुल मिला के 600 बातें हैं, वो क्या हैं उनको समझें। 370 का 3 क्लॉजेज हैं, 1, 2 और 3। जो पहली क्लॉज है उसकी 4 सब क्लॉजेज हैं, A, B, C, D। अब जो केंद्र सरकार ने अभी जो किया है, अमित शाह जी ने, वो शुरुआत की है 371D के प्रयोग से और बाद में 373 का इस्तेमाल करके इस अनुच्छेद को हटाया है। आपने ये भी सुना होगा कि 370 में केवल 1 को रखा है, बाकी हटा दिए हैं। कुछ नहीं रखा है, कहने की बात है, 1 का भी सब चेंज कर दिया है, इन सब को हटा के एक सिंपल पैरा रख दिया है, वो 371 हो गया है। तो पहले की मूल धारा क्या थी वो समझें। 371A में कहा गया था कि हमारे संविधान का आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ये 371A में लिखा हुआ था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। जब भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान में जो राज्य थे ना, वो राज्य 4 प्रकार के बनाए गए थे, A, B, C और D। स्टेट्स हमारे 4 प्रकार के थे। अगर आपने संविधान पढ़ा तो आपने देखा होगा कि भाग 6 राज्यों के बारे में है, पता है आप लोगों को? भाग 5 केंद्र के बारे में, भाग 6 राज्यों के बारे में है। मूल संविधान में भाग 6 का संबंध था A राज्यों के साथ, भाग 7 का संबंध था B राज्यों के साथ, भाग 8 का C के साथ, भाग 9 का D के साथ। 4 प्रकार के राज्य थे, संविधान के 4 भाग थे। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो भाग 6 का संबंध जो पहले था आज भी है, 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 तब भी था, आज भी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भाग बी था उसमें एक ही आर्टिकल था 238, जिसका जिक्र 370 में भी आ रहा है। भाग सी में 239 से 242 4 थे, और जो भाग 9 था या पार्ट डी था उसमें एक ही आर्टिकल था 243। 243 पता ही आपको, रबड़ जैसा आर्टिकल है, उसका इतना खींच दिया उसको, उसमें 50 आर्टिकल्स बना दिए हैं, पंचायती राज के भी, नगर पालिकाओं के भी, सहकारी समितियों के भी, सब उसमें हैं। तो मूल संविधान में भाग 6, 7, 8, 9 इनका संबंध 4 प्रकार के राज्यों से था। भाग ए में वो राज्य थे जो राज्य ब्रिटिश सत्ता ने हमें सौंपे थे, जो ब्रिटिश या 1935 के अधिनियम में जिन राज्यों की सूची है वो भाग ए में थे। 1935 के अधिनियम वाले राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश जिसका नाम संयुक्त प्रांत था, वो उसमें शामिल था, और बहुत सारे राज्य, उसमें 10 राज्य शायद हमारी लिस्ट में उस समय थे, जैसे बंगाल उसमें एक राज्य था। इस तरह के राज्य जो थे। भाग बी बनाया था उन बदमाशों के लिए जो मान नहीं रहे थे। पटेल ने बड़ा समझाया, 4-4 गाजर खिला दी उनको कि भाई आ जाओ, भारत में आ जाओ, तो नहीं आएंगे। इनके पास अपनी बड़ी सेनाएं थी, जैसे हैदराबाद,
जैसे जम्मू कश्मीर, ये सब लोग बड़ी सेनाओं वाले राज्य थे, समझाने से मान नहीं रहे थे। राजस्थान नहीं मान रहा था उस समय। तो पटेल ने अंत में कहा अच्छा ऐसा करते हैं, क्या चाहिए आपको? बोले हमें अपनी सेना चाहिए, डिफेंस अपना चाहिए। तो पटेल मान गए कि ठीक है यार, तुम सेना भी रख लो। और क्या चाहिए? बोले अपने राज्य के प्रमुख हम ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी कर लो, कोई बात नहीं। और बताओ क्या चाहिए? इनकी सारी बातें मान ली, सारी मतलब कुछ कुछ बातें मान ली। जैसे राज प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा इनके राजाओं को, इन राजाओं को प्रिवी पर्स दिए जाएंगे, खूब पैसा देंगे पेंशन के तौर पर हर महीने। अब ये सत्ता में नहीं है पर तो इनका राज्य तो हमने लिया ही ना भाई। और आपको अपनी सेना रखने का अधिकार देंगे, और दुनिया भर की बातें, 21 तोप के सलामी टाइप की जो बातें होती है ना, वो सब इनके लिए कर दी गई थी। तो एक ही आर्टिकल था 238, उसमें लिखा हुआ था कि इन राज्यों को ये देंगे। इसमें कौन था? हैदराबाद था, मैसूर था, जम्मू कश्मीर था, इस तरह के राज्य इसमें थे। भाग सी में छोटी रियासतें, या फिर जिसको इंग्लैंड की सरकार यूटी की तरह इस्तेमाल कर रही थी, चीफ कमिश्नर स्टेट्स कहते थे उनको, जैसे मणिपुर, जैसे त्रिपुरा, जैसे दिल्ली, जैसे हिमाचल प्रदेश। पेप्सू का नाम सुना है आपने? पेप्सू, पेप्सू पंजाब तो था भाग ए में, पेप्सू था भाग 3 में। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू, वो इसमें था, भाग 3 में था। और भाग डी में केवल एक था, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार पे कब्जा किया था हमने एक तरह से। अंग्रेज बोले कि इसको तो हम अपने पास रखेंगे, बहुत अच्छा टापू है, और जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो बर्मीज हैं, एंग्लो श्रीलंकन्स हैं, उन सबके लिए एक देश बनाएंगे। पटेल ने कहा ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हमारे बहुत सारे साथी रहे हैं, आपने सबको काला पानी भेजा, सब यहाँ रहे, उनकी यादें जुड़ी हैं यहाँ से, ये तो हम नहीं छोड़ने वाले। और अंततः भारत ने ले ही लिया अंडमान निकोबार भी। और लक्षद्वीप तो भारत ने ऐसे लिया, जो लोग कहते हैं ना इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, इच्छा विच्छा कोई नहीं पूछता भविष्य में। लक्षद्वीप में 100% आबादी ट्राइबल थी, मुस्लिम थे, ट्राइबल थे। उन्हें ना भारत पता ना पाकिस्तान पता। पटेल को अचानक लगा कि जिन्ना का दिमाग जिस तरह से काम करता है, वो सोचेगा कि मुसलमान रहते हैं तो हमारा है। तो पटेल ने नौसेना को आदेश दिया कि जल्दी वहां जाके देखो, पाकिस्तान में नहीं पहुंच गया वहां पर। हमारे नौसैनिक पहुंचे, हमारे जहाज पहुंचे, वहां जाके तिरंगा गाड़ दिया। आदिवासी देख रहे हैं क्या है, ये क्या है? उन्हें क्या पता तिरंगा क्या होता है भाई, उन्हें कुछ नहीं पता। तो लोगों ने कहा भारत है, भारत। बोले ये क्या होता है? बोले तुम भारत में हो। बोले हम तो वही है जहाँ थे। बोला अरे तुम हो वही, पर अब से तुम्हारा इलाका भारत में है। उन्हें समझाने में बहुत समय लगा कि भारत क्या होता है। उन बेचारों का नाम लक्का दीव, मिनिकॉय और अमनदीवी नाम था, सब मिला के लक्षद्वीप कर दिया। नाम भी उनका नहीं चल रहा है, वो तो लक्का दीव और मिनिकॉय चला रहे थे नाम अपना। और मजे की बात है, जब भारत का झंडा गड़ गया, उसके आधे पौने घंटे बाद पाकिस्तान के जहाज पहुंचे वहां, और झंडा देखा भारत का, लौट गए वहां से। देर हो गई, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आधा घंटा देरी होती तो लक्षद्वीप पाकिस्तान का होता। और वो पूछता वहां के लोगों से कि भाई पहले तुम वोटिंग करो कि भारत के पाकिस्तान कहेंगे, ये क्या होता है? 3 बातें बताओ, भारत क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, 3 बातें बताओ पहले, तब तो बात बनेगी। तो लक्षद्वीप भारत में सिर्फ इसलिए कि आधा घंटा पहले हम पहुंच गए थे, और कोई रीजन नहीं। पुर्तगाल को तो हमने कैसे, दादरा नगर हवेली में जनता ने विद्रोह कर दिया, कब्जा हो गया। दादरा नगर हवेली ये है, और उसके एकदम पड़ोस में दीव है कि दमन है, दमन है शायद, उसके एकदम पड़ोस में है। अब वो दमन से सेना बुलाना चाह रहे हैं अपनी। भारत सरकार कह रही है कि बीच में भारत पड़ता है, हम परमिशन नहीं देंगे आपको। आप किसी ऐसे मार्ग से लेके जाओ कि ना वायु मार्ग हमारा होना चाहिए, ना सड़क मार्ग हमारा होना चाहिए, कहीं और से ले जाओ। कैसे लेके जाए, बीच में भारत पड़ता है। वो चला गया यूएन में कि हमें सेना लेके जाने नहीं दे रहे। भारत कह रहे क्यों लेके जाने दे भाई, हमारा इलाका है। यूएन ने भी कहा सही बात है, क्यों लेके जाने देंगे। यूएन का फैसला 7 साल बाद आया इस मामले में, ये काम 1 दिन का था सिर्फ।
और शाम होते होते दादरा नगर हवेली भारत की हो गई। लोगों ने भगा दिया पुर्तगालियों को वहां से। उसके बाद बाकी इलाकों में, गोवा, दमन, दीव में पुर्तगाल की सरकार ने इतना टॉर्चर किया, जनता विद्रोह करने लगी। नेहरू जी को थोड़ा ये था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि और गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो सब उनके मन में रहता था। अंत में 1961 में, अच्छा पटेल जा चुके हैं 1950 में, तो ये नेहरू जी ने किया है। अफ्रीका में पुर्तगाल ने कुछ बदमाशियां की, वहां की जनता को पीटा। अंगोला के नेता भारत में आए, नेहरू से बोले कि सर ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको आप यहां परेशान कीजिए। बोले अच्छा इंटरनेशनल बात है, अब हम करेंगे परेशान। और 1961 में दिसंबर में भारत की सेना घुसी, सुबह घुसी, शाम को भारत का हो गया। इतना ही काम था, एक दिन लगा सिर्फ। हैदराबाद में 5 दिन लगे थे। कोई प्लेबिसाइट नहीं, कुछ नहीं, डंके की चोट में घुसे और यहां पर भारत का झंडा गोवा, दमन, दीव में हो गया। कोई नहीं पूछता कि उस समय प्लेबिसाइट हुआ था, वहां के लोगों से पूछा गया था कि वहां की विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाया था कि नहीं करवाया था, कुछ नहीं। और आज उन क्षेत्रों में जाएंगे, किसी को याद भी नहीं क्या हुआ था। यही फ्रांस के साथ था। फ्रांस हीरो बन रहा था, उसको लग रहा था कि जो फ्रेंच आदमी है वो कहीं जाएगा ही नहीं, उससे क्या प्लेबिसाइट करवा लो। चंद्रनगर में बात हुई, प्लेबिसाइट करवा लो। भारत ने क्या करवा लेते हैं, 47 की बात है कि प्लेबिसाइट करवा लो। प्लेबिसाइट हुआ तो वहां जो वोट पड़े उसमें भारत को जो वोट मिले वो 5000 के आसपास थे, फ्रांस को मिले 114 वोट। फ्रांस को धक्का लगा, उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए कि हम इतने महान देश, तब भी लोग हमें पसंद नहीं कर रहे। फिर वो बोला बाकी भी नहीं करवाएंगे हम। फिर 1954 में यनम और माहे में जनता ने कब्जा कर लिया पूरा का पूरा। जब उसका कब्जा हो ही रहा है तो उसने कहा रुको रुको रुको, प्लेबिसाइट करवा लेते हैं। कराईकल, पौंडीचेरी में प्लेबिसाइट हुआ, दोनों में भारत जीता। यनम और माहे में आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ। दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, गोवा में आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ, और उसको भारत के हिस्से हैं, धूमधाम से हैं। किसी देश को एक करना मजाक छोड़ना होता है भाई। लिंकन तो इतना महान आदमी है, 1776 के आसपास अमेरिका बना, दक्षिण भारत के राज्य जुड़े बाद में उससे। 1860s में सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर में 7 राज्य दक्षिणी अलग हो गए, युद्ध किया अमेरिका के साथ, युद्ध, प्रॉपर युद्ध किया। लिंकन ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी 7 राज्यों की। उन 7 राज्यों ने देश अलग बना लिया अपना। लिंकन ने उनको मार मार के देश का हिस्सा बनाया वापस। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। टेक्सास के लोग आज तक मानते हैं कि वो अमेरिका से अलग हैं। 2-4 लोग अब तक वहां से बचे हुए जिनको लगता है कि नहीं वो अमेरिका में नहीं है। टेक्सास ने केस किया, और केस भी कैसा किया, कन्फेडरेशन। अमेरिकी संविधान मूल रूप में कन्फेडरेशन था। कन्फेडरेशन का मतलब है कि राज्य जुड़ेंगे, राज्य जब चाहे अलग हो सकते हैं। संविधान में लिखा है, वहां पर संविधान में लिखा है कि जो राज्य जब चाहे अलग हो सकता है। और टेक्सास कह रहा है, 7 राज्य कह रहे हैं कि हमें अलग होना है। टेक्सास है, लुइजियाना है, वो सब जो नीचे वाले राज्य दक्षिण वाले सब कह रहे हैं अलग होना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता ऐसे मामलों में। मुझे बहुत उम्मीद यहां भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट कुछ करने वाला है। वहां का सुप्रीम कोर्ट सोचिए, वहां तो संविधान में लिखा था कि अलग हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भांप रहा था नजाकत को कि 7 राज्य अलग हो जाएंगे देश से। तो टेक्सास के वकील ने कहा कि हुजूर इसमें लिखा हुआ है कि अलग हो सकते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, ये रोक रहे हैं हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट का असली काम होता है इंटरप्रिटेशन करना, कि जो लिखा है ना उसका असली मतलब तुम नहीं समझ पाओगे, वो हम समझ पाएंगे। उसका असली मतलब क्या है वो समझो। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो लिखा तो है, पर उसका भाव समझो। भाव ये है उसका कि अलग तो हो सकते हो, किंतु तब जब अलग होने के अलावा कोई कंडीशन ना बची हो। इस तलाक होता है, अलग तो हो सकते हैं, पर तब होना चाहिए जब कोई कंडीशन ना बची हो साथ रहने की। तो टेक्सास ने कहा कि हाँ नहीं बची है कंडीशन। बोले नहीं, ये हम फैसला करेंगे कंडीशन बची है कि नहीं बची है। अब तुम साबित करो कंडीशन बची है कि नहीं। वो एड़ी घिस घिस के मर गया बेचारा साबित करने में। सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं नहीं अभी कंडीशन बची है, थोड़ा और ट्राई करो, अभी कुछ दिन रुको, 10 साल बाद फिर विचार करेंगे, ट्राई करो, अभी मिलजुल के रहो। आज तक टेक्सास अलग नहीं हो पाया। और अब दक्षिण अमेरिकी राज्य भी अमेरिका के उतने हिस्से हैं जितने उत्तरी अमेरिकी राज्य हैं।
केवल टेक्सास के 2-4 परिवारों को लगता है अभी कि नहीं, हम अमेरिकन नहीं है, हम टेक्सास के हैं। तो ये चीजें होती है। अब जब ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर को भाग बी में रखा गया। ये सब राजा वही छटे हुए राजा हैं जिनके पास सेनाएं हैं, राज प्रमुख का दर्जा, फलाना ठिकाना, सब कुछ इनके पास था। पटेल के मन में स्पष्ट था कि एक बार इनको ले आऊं, बाद में घेर के इतना पीटूंगा इन लोगों को मैं, इन्होंने मेरी गाजर नहीं खाई ठीक से, और यह गाजर खाई तो डकार तक मिली, खाई गई गाजर मेरी। क्या था, एक फार्मूला था। ऐसे फार्मूले इतिहास में बनाने पड़ते। इनको लाए, ये बहुत खुश थे, इन सबको चिढ़ाते थे, इन सबको, अरे तुम तो कुछ नहीं, हमारे पास सेना भी है। तो ये बेचारे शिवसेना से काम चलाने लग गए, हमारे पास शिवसेना है, तो सेना भी नहीं थी। ये सब बड़े हीरो थे कि हमारे पास सेना है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है। पटेल तो चले गए 50 में, संविधान लागू हुआ, उसके 1 साल बाद वो चले गए। नेहरू ने 1956 में क्या किया, ध्यान रखें, नेहरू जी ने, जिन्हें कई लोग देशद्रोही मानते हैं, उन्होंने क्या किया, ध्यान रखिएगा। 1956 में 7वां संशोधन संविधान का किया, संविधान का 7वां संशोधन 1956 में। उसमें क्या किया, अनुच्छेद 238 और संविधान का भाग 7 डिलीट कर दिया। डिलीट। हमारे संविधान में एक ही भाग नहीं है, भाग 7 है ही नहीं। 6 के बाद 8 आता है। आपने संविधान पढ़ा है ना, 6 के बाद कौन सा आ गया था, 8 आ जाता है, 7वां था ही नहीं, डिलीट कर दिया। 9वां भी डिलीट कर दिया था उसी संशोधन से, 7वां 9वां दोनों डिलीट कर दिए थे। और बोले कि अब से राज्य केवल एक प्रकार के होंगे, वो सारे राज्य होंगे भाग 6 में, और भाग 8 में जो होगा उसको यूटी कहेंगे। बस 2 ही प्रकार के होंगे, या तो राज्य होगा या यूटी होगा। भाग 7 खत्म। भाग 7 खत्म होते ही ये सारे के सारे, इनकी तोपें, हाथी, घोड़े सब खराब हो गए, सेनाएं खत्म, राज्य का स्टेटस खत्म, राष्ट्र प्रमुख का स्टेटस खत्म हो गया। और तभी रोने लगे कि ये तो गलत बात है, हमारे साथ संविधान में लिखा था आपने, तो संविधान में मिटा भी सकते हैं। संविधान में लिखने का हक है तो संविधान से मिटाने का हक भी हमारे पास है। और भाग डी जो हटाया, क्योंकि अंडमान निकोबार था, वो यहां आ गया यूटी में। और अंत में 73rd अमेंडमेंट में भाग 9 को फिर से जिंदा किया गया, और इसी एक आर्टिकल से 243 में पंचायती राज भी, नगर पालिकाएं भी, और आगे चल के उसी में फिर से 97th अमेंडमेंट शायद हुआ था सहकारी समितियों के लिए, वो भी उसमें शामिल कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 सबसे पहले जो कह रहा है वो ये है कि आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। यानी यद्यपि जम्मू कश्मीर को भाग ख का राज्य बनाया गया है, किंतु भाग ख के बाकी प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। वो उन सबसे पृथक रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी हैदराबाद और इन सबको जो खास स्टेटस मिला था उससे भी खास स्टेटस मिलेगा, ये इसका भाव था। अब क्योंकि आर्टिकल 238 संविधान में है ही नहीं, तो इसकी कोई वैल्यू बची भी नहीं है, मीनिंगलेस आर्टिकल है। अब तो खैर यही नहीं बचा, पूरा ही नहीं बचा, लेकिन जब तक था 4 दिन पहले तक, तब भी इसकी वैल्यू नहीं थी। 370(1)(b ये कहता है कि भारतीय संसद का अधिकार जम्मू कश्मीर पर कितना है। हमारी संसद का जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार रहेगा, इसका जिक्र आता है 370(1)(b में। और ये 2 बातें कहता है। ये बातें कहता है कि संघ सूची और संवर्ती सूची के वो विषय जिनका संबंध विलय पत्र में शामिल 3 विषयों से है। तो मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। उनके वो टॉपिक जो 3 विषयों से संबंधित हैं। 3 विषय कौन कौन से थे विलय पत्र में? डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशंस, विदेश संबंध, और संचार। तो सिंपल कह रहा है, उन 3 विषयों से संबंधित वो सारी चीजें जो संघ सूची या समवर्ती सूची में हैं, उन पर भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकेगी। और कोई विषय है या नहीं, अगर ये डिबेट हुई तो उसके लिए उसको जम्मू कश्मीर के राज्य से कंसल्टेशन करनी होगी। कंसल्टेशन का मतलब परामर्श करना होगा, बातचीत करनी होगी, सहमति बना लेंगे कि हाँ, कंफ्यूजन ना रहे, तो कंसल्टेशन करनी होगी। और फिर क्या लिखा है दूसरे हिस्से में, यदि कोई ऐसी शक्ति
भारत की संसद चाहे जो इन 3 विषयों से अलग है, उसके लिए जम्मू कश्मीर की कॉन्करेंस के साथ, कॉन्करेंस का मतलब सहमति, जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से, क्या होगा सहमति से, जब सहमति बन जाएगी तो राष्ट्रपति आदेश निकालेगा, और राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से, और उसमें लिखा होगा कि इन इन विषयों पर भारत की संसद जम्मू कश्मीर के मामले में कानून बना सकती है। बात स्पष्ट हुई। 370(1)(b का संबंध भारतीय संसद की शक्ति जम्मू कश्मीर में कितनी है उसके साथ है। 370(1)(c ये कहता है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होंगे। पहला अनुच्छेद है 1 और दूसरा है 370। तो 371(c) में कहा गया है कि भारतीय संविधान के केवल 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, बाकी कोई अनुच्छेद लागू नहीं होगा। और डी में एक रास्ता बताया है, जिस रास्ते का इस्तेमाल हमारी सरकार ने किया है 5-6 दिन पहले। डी कहता है कि यदि कोई और आर्टिकल लागू होगा, अदर आर्टिकल्स, उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा। जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 1 और 370 के अलावा यदि कोई और आर्टिकल लागू करना है तो राष्ट्रपति के आदेश से होगा, किंतु ये राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा कंसल्टेशन या कॉन्करेंस। इससे मतलब जम्मू कश्मीर राज्य से कंसल्टेशन या कॉन्करेंस करनी होगी। किस मामले में कंसल्टेशन करनी होगी? अगर विषय उन 3 विषयों से संबंधित है, डिफेंस का विषय है, विदेशी संबंध है या संचार है, तो कंसल्टेशन। यदि कोई आर्टिकल कोई अन्य विषय पर है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति चाहिए होगी, उसके बाद ही ऐसा कर सकेंगे। बात स्पष्ट हो रही है? रायता फैल गया है, रायता फैल रहा है हल्का हल्का। अभी तो इतना आसान थोड़ा ना मुद्दा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बार जल्दी से याद कर ले। 371 के ABCD। ए, अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, वो मीनिंगलेस बात है क्योंकि आर्टिकल ही नहीं बचा अब तो। 370(1)(b भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के लिए कौन कौन सी विधियां बना सकती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 3 विषय हैं उन विषयों से संबंधित संघ सूची या संवर्ती सूची के विषयों पर बना सकती है। लेकिन अगर कंफ्यूजन हुआ तो कंसल्टेशन कर लेना, और यदि किसी और विषय पर बनाना हो तो पहले कॉन्करेंस यानी जम्मू कश्मीर की सरकार आपको हां कहेगी तब कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। सी कहता है केवल 2 आर्टिकल्स अप्लाई होंगे, 1 और 370। डी कहता है कि यदि कोई और आर्टिकल अप्लाई करना हो तो उसका तरीका क्या है? राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। पर आदेश कैसे निकालेगा? यदि उन 3 विषयों के मामले में है तो कंसल्टेशन करनी होगी, कोई और विषय है तो कॉन्करेंस करना होगा। स्पष्ट यहां तक? 372 और 3 आसान है, उसमें दिक्कत खास नहीं है। 372 में एक सावधानी बरती गई है। यह सहमति बन चुकी थी कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, और बाद में यह हुआ कि अपना झंडा भी होगा। भारत में ये सुनते ही कि अपना संविधान झंडा, भारत के लोगों को आग लग जाती कि अरे ये क्या हो गया, एक देश में 2 संविधान 2 विधान कैसे चलेंगे। ये विचार बहुत अजीब सा नहीं है, भारत में हम उसको फॉलो नहीं करते इसलिए हमें अजीब सा लगता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं इस समय, 50 के 50 राज्यों के अलग संविधान हैं, अलग झंडे हैं, और अमेरिका का अलग संविधान है, अलग झंडा है, और अमेरिका धूमधाम से चल रहा है क्योंकि वो फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म में एक सामान्य विचार है कि हर राज्य के पास अलग संविधान हो। भाई आप संविधान कहो, हर राज्य की विधानसभा तो है ही, कानून बनाते ही बनाते हैं, और यदि उनके लगभग अधिकांश मामलों में अपने अपने कानून हैं, इंग्लैंड में तो लिखित संविधान नहीं है, सारे कानून की बाइंडिंग करवा देंगे तो संविधान हो जाएगा। तो भारत में ये विचार हमें अजीब सा लगता है कि किसी एक राज्य को ऐसा स्टेटस क्यों हो। ये तो है कि एक के पास क्यों हो, तो सबके पास होता, एक के पास क्यों होता। और भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मुश्किल थी,
565 रियासतों को जोड़ना, उन सबको मिला के एक देश बनाना मुश्किल काम था। इसलिए अगर राज्यों को विशेष छूट देते तो दिक्कतें बढ़ती है हमारे पास, क्योंकि हर राज्य से डिमांड करता कैसे मैनेज करते। तो यहां एक सुविधा दी गई है कि जब जम्मू कश्मीर का संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, संविधान सभा बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का संविधान बनने तक यदि वहां की सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने यदि भारत सरकार को इनमें से किसी मामले में कोई सहमति प्रदान की है, तो अंतिम रूप से उस सहमति को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा स्वीकृत करेगी, तब उसे फाइनल माना जाएगा, तब तक फाइनल नहीं माना जाएगा। यानी यदि जम्मू कश्मीर की सरकार भारत सरकार को कुछ मामलों में सहमति दे देती है, तो उस सहमति को फाइनल तब मानेंगे जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा उसको अप्रूव कर देगी, उसके पहले ऐसा नहीं मानेंगे। और 373 में बताया कि इसको हटा कैसे सकते हैं, और इसमें लिखा है कि 373 को पूरा या अंशों में अगर हटाना हो तो इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, जो पिछले हफ्ते निकल गया। राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, लेकिन साथ में कंडीशन है, राष्ट्रपति का वह आदेश जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की रिकमेंडेशंस पे निकलेगा, कॉन्करेंस नहीं, सलाह नहीं, रिकमेंडेशन। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की रिकमेंडेशन, सिफारिशों पर निकलेगा। वो सिफारिश करेगी कि भाई आप इसको हटा दीजिए, फिर राष्ट्रपति आदेश निकालेगा तो हट जाएगा। अब ये एक ऐसा पेच है, पिछले कई सालों से लोग परेशान हैं कि इसकी कैसे व्याख्या करें। जैसे एजी नूरानी, जिन्होंने बड़ी अच्छी किताब कश्मीर पे लिखी हुई है, वकील हैं बहुत बड़े, उन्होंने व्याख्या की कि क्योंकि संविधान सभा रही ही नहीं है, इसलिए अब 370 हट ही नहीं सकता। 1957 में संविधान सभा समाप्त हो गई, 56 में संविधान लागू हुआ जम्मू कश्मीर का, नवंबर में वो समाप्त हो गई। अब क्योंकि संविधान सभा है ही नहीं, अब तो उसके मेंबर्स भी समाप्त हो गए होंगे सारे के सारे। अब क्योंकि संविधान सभा है ही नहीं तो खत्म ही नहीं हो सकता है। इसकी व्याख्या अमित शाह जी कैसे करते हैं, क्योंकि संविधान सभा है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। व्याख्याएं दोनों हो सकती हैं, और अंत में कौन सी व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट मानेगा, अंतिम ताकत सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन करके हम इस क्लॉज को ही हटा दें, एक रास्ता ये हो सकता है। तो अलग अलग विचार है लोगों के। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई संविधान सभा बना दीजिए, उसका एक ही काम हो, रिकमेंडेशन दे, फिर खत्म हो जाए। ये थोड़ा ना लिखा है वही वाली संविधान सभा, संविधान सभा लिखा हुआ है। आप एक बिल पारित करवाइए जम्मू कश्मीर में कि आज से विधानसभा का नाम संविधान सभा होगा, संविधान सभा हो गई। फिर संविधान सभा ने रिकमेंडेशन दे दी, हटाओ इसको, फिर बिल पास किया, अब से संविधान सभा का नाम वापस विधानसभा होगा। ऐसे ऐसे रास्ते लोग सोचते हैं कैसे इसको करें, और इसलिए इसमें से कोई भी रास्ता आप निकालेंगे अंततः मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट की शरण में, क्योंकि ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मामला है, व्याख्या का मामला है। 370 समझ में आ गया आप लोगों को? 370 में राष्ट्रपति के आदेश का जिक्र 3 जगह है, ध्यान रखिएगा। 371B, 371D और 373। 1B में संसद की अधिकारिता को बढ़ाने के लिए, 1D में भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 और 370 के अलावा और आर्टिकल्स को जोड़ने के लिए, और 3 में अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश चाहिए। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति के 2 आदेश आए हैं इस मामले में, एक आया है 371D के तहत और एक आया है 373 के तहत। 2 आदेश आए हैं। भाई प्रोसेस समझेंगे सरकार ने, लेकिन इतना तय है कि सरकार ने जिसने भी किया है, ये 2 दिन की तैयारी नहीं है, कम से कम 1 साल की तैयारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से जो एक्ट पास हुआ उसको पढ़ा, रेजोल्यूशंस पढ़े, जो उससे पहले शुरुआत में अमित शाह लेके गए राज्यसभा में,
कम से कम दिसंबर 2018 से तैयारी चल रही थी इसकी। मैं भी आपको समझाने वाला हूं कैसे दिखता है। ये 2 दिन का मामला नहीं है, ये 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद का मामला हरगिज नहीं है। इसकी स्पष्ट तैयारी, इसकी तैयारी के स्पष्ट लक्षण, अस्पष्ट लक्षण तो 1950 से चल ही रहे हैं, स्पष्ट लक्षण दिसंबर 1918 से दिखते हैं, 2018 से। मैं तो डॉक्यूमेंट पढ़ के बताऊंगा आपको, हवा में बात नहीं करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हूं जानबूझ के, ताकि आप जो देखना चाहें खुद भी देखें कि कहां कैसे हुआ है। तो 370 को हमारी संविधान सभा ने पारित कर दिया और इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, 370 भी लागू हो गई और तय हुआ कि जम्मू कश्मीर उसके तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन यह था कि अब आगे कैसे बढ़े। प्रावधान तो हो गया, क्या लागू होगा, वो लागू कैसे होगा, राष्ट्रपति के आदेश से लागू होगा, और आदेश निकलेगा तब तो क्लियर होगा कि कैसे काम करना है। तो 1950 में राष्ट्रपति का पहला आदेश निकला, जिस आदेश में लिखा था कि जम्मू कश्मीर के मामले में भारत की संसद क्या क्या काम कर सकती है। इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सारी चीजें वही थी जो विलय पत्र के 3 विषयों से संबंधित थी, इसलिए इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुई, शांति से काम चल रहा था। 1950 ठीक से निकला, 51 भी ठीक से निकला। 51 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में आ गई, अक्टूबर में उसका इलेक्शन हुआ। 5 नवंबर 1956 को पहली मीटिंग हुई, शेख अब्दुल्ला ने उसको संबोधित किया, फिर संविधान बनना शुरू हुआ। तो 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हो गया। इनको लगा कि भारत ने इतना समय लिया तो हम भी 3-4 साल तो नहीं, कम से कम थोड़ा ठीक से बनना चाहिए। तो 1951 से 1956 तक संविधान बना। 56 के अक्टूबर में पूरा हुआ, नवंबर 17 को पास हुआ और 26 नवंबर 1956, क्योंकि 26 नवंबर को भारत का संविधान भी लागू हुआ था, तो इनको लगा कि एक सिंबॉलिक डेट होनी चाहिए, उस दिन संविधान लागू हो गया। तो 26 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। तिथियां ध्यान रखिएगा, कम से कम वर्ष ध्यान रखिएगा ताकि लिंक ठीक से बने। इस बीच में कुछ चीजें और हुई। एक चीज 1952 में हुई, एक 1953, एक 1954। 1953 में एक खास चीज हुई। इस समय शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, सारी ताकत उसी एक आदमी के हाथ में थी। जम्मू कश्मीर में जैसे ही प्रधानमंत्री वो बने, वो बोले कि मुझे हरि सिंह नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहां से। हरि सिंह ने कहा तुझे तो मैंने बनाया है साइन करके। बोले हाँ बना दिया ना, अब हटो। जनता भी नाराज होती थी थोड़ा बहुत इन बातों से, तो अंत में तय हुआ कि हरि सिंह की जगह हरि सिंह का बेटा बनेगा सदर रियासत, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह उस समय बिलावल भुट्टो जैसे क्यूट दिखते थे, छोटे से थे एकदम। जैसे राहुल गांधी जब 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, लोगों ने कहा कि इनको पीएम बना देते हैं, बॉर्नवीटा वहीं पी लेंगे, ऑफिस में पी लेंगे। ऐसा क्या है, जब पीएम का उम्मीदवार बहुत छोटा हो तो दिक्कत आती है ना कि तेरा छोटा सा बच्चा कैसे पीएम बने अभी। तो ऐसे ही उस समय कर्ण सिंह की हालत वहां पर थी, तो कर्ण सिंह बन गए सदर रियासत। शेख अब्दुल्ला बोला ये ठीक है, इसके पापा को नहीं झेल सकता मैं, यही बनेगा। गलती यही होती है, जब इंदिरा गांधी 66 में पीएम बनी तो मोरारजी को लगा या कामराज को लगा कि तो गुड़िया है, गूंगी गुड़िया है, इसको संभाल लेंगे आराम से। जब गुड़िया ने रंग दिखाया अपना, तो कहाँ कहाँ दूर जाके गिरे सब लोग, उनको आइडिया भी नहीं हुआ अक्षांश कौन सा, देशांतर कौन सा, जहां गिरे हैं वो लोग। ठीक यही कर्ण सिंह ने किया, एक ही साल बाद कर दिया। 53 में कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया, बर्खास्त कर दिया। क्यों बर्खास्त कर दिया? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में। 1950 में शेख अब्दुल्ला पूरी तरह से भारत के पक्ष में थे, उसके बाद ढुलमुल होने लग गए। पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, भारत से बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग करने लगे, बार्गेनिंग, थोड़ा यहां से वसूल लूं, वहां से वसूल लूं, इस मूड में रहने लगे। तो नेहरू को बहुत दुख हुआ कि इस मूर्ख के लिए इतने झंझट मैंने मोल लिए, इतनी बदनामी सही कि कम से कम एक अच्छा शासक मिलेगा, और ये ऐसा निकला। कहते हैं कि नेहरू के निर्देश पर कर्ण सिंह ने इनको बर्खास्त किया
और 1953 से 1975 तक जम्मू कश्मीर में सरकार रही कांग्रेस की। एक बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, वो सीएम बन गए। ऐसे ही थे, कोई नहीं पूछता था उनको, पर वो सीएम बन गए। कह सकते हैं कि इतने समय तक जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार ही काम कर रही थी, क्योंकि इस पूरे दौर में केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की चल रही थी। 77 में जाके मोरारजी जब पहली बार पीएम बने केंद्र में, तब बात बदली, वरना केंद्र में कांग्रेस चल रही थी, वहां भी कांग्रेस चल रही थी। तो केंद्र की सरकार ही जम्मू कश्मीर को मैनेज करती थी। 1952 जबकि शेख अब्दुल्ला एक्टिव थे, शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार से कहा कि हम कुछ सहमतियां बना लेते हैं। तो शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इनके बीच में सहमति ये बनी कि हम आगे का शासन कैसे कैसे चलाने वाले हैं। शेख अब्दुल्ला ने कई डिमांड्स रखी कि भाई, एक तो हम अपने यहाँ जो राजा है ना, जो हेड ऑफ स्टेट है, उसको सदर रियासत कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहना चाहते हैं। वजीर आजम है नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। नेहरू ने समझाया कि अच्छा नहीं लगता एक देश में दो प्रधानमंत्री हों, लेकिन वो रिजिड थे और बहुत सारी मांगे रखी। एक मांग ये रखी कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेबिसाइट होने वाला है। अगर इस बीच में बहुत सारे हिंदू आके बस गए तो डेमोग्राफी बिगड़ जाएगी, फिर प्लेबिसाइट कैसे होगा। नेहरू जी को लगा चलो ठीक बात कर रहे हो यार, कोई बात नहीं। पटेल होते बोलते अच्छा बताता हूँ तुझे मैं। पटेल तो पूरा बिहार यूपी भेज देते वहां पर कि यार वहीं जवां फ्री जमीन देंगे तुमको, वहीं खेत वेत बनाओ अपना, और पता लगा भोजपुरी वहां की भाषा हो गई। पटेल तो ऐसा कुछ करते। और नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में थोड़ा सा लिबरल थे, मॉरल ज्यादा थे, कमिटेड थे। तो 52 में जो सहमति बनी उसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। जम्मू कश्मीर का हर नेता बोलता है कि दिल्ली एग्रीमेंट की शर्तों को लागू किया जाए। ध्यान रखें, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग 1949 की थी, संविधान में जम्मू कश्मीर कैसे आएगा इस बारे में थी। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का है, जिसमें तय हुआ कि अब भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकारें कैसे काम करेंगी, ये हुआ तय। और ये इसलिए तय हुआ कि जो भी हो हम जम्मू कश्मीर के संविधान में वही लिखवा देंगे ताकि सहमतियां बन जाएं। और दिल्ली एग्रीमेंट में लगभग उन सब बातों को नेहरू जी ने मान लिया जो जेन्युइन बातें थी। कुछ ऐसी बातें भी माननी पड़ी जो जेन्युइन नहीं थी, जैसे ये जो मैंने कहा ना वजीर आजम, इस तरह की जो बातें थी वो सब माननी पड़ी। तो कभी कभी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ऐसे संबंधों में कुछ दबाव झेलने पड़ते हैं, तो झेला दबाव उन्होंने। 1954 में राष्ट्रपति का आदेश, पहली बार सीरियस आदेश निकला। राष्ट्रपति का आदेश, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ब्रैकेट में जम्मू एंड कश्मीर 1954। अमित शाह जी ने जो 5 अगस्त को किया है, इस आदेश को खत्म किया है। ये वो आदेश है। तो राष्ट्रपति ब्रैकेट में जम्मू एवं कश्मीर ब्रैकेट बंद आदेश 1954, ये डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर के बारे में 370 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 1954 में आया। वहां के राज्य ने, यानी वहां की विधानसभा ने सहमति दी, और इसमें बताया गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अन्य अनुच्छेद समेत इस पर जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे और भारत की संसद की कौन सी शक्तियां लागू होंगी। तो 371 के तहत इस आदेश को जारी किया गया। इसमें जो बातें थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी अनुच्छेद 35A, 35A। 35A भारतीय संविधान में दिखता नहीं है। जैसे मैं संविधान लाया हूं, मैं ढूंढ के मर गया, इसमें 35A है ही नहीं। आप संविधान की कोई भी पुस्तक खरीद लीजिए, 35A दिखेगा नहीं आपको उसमें, क्योंकि 35A संविधान में शामिल किया ही नहीं गया। 35A को एक खास पिछले दरवाजे से, और पिछला दरवाजा कौन सा है, 1954 का आदेश, उसके माध्यम से लाया गया। तो एक बार इसको रोक के मैं 35A समझाना चाह रहा हूं। भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सा भाग है, भाग 3। आपको पता है कि भाग 3 का संबंध अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है।
जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में विधि की परिभाषा, 14 से 32 तक हमारे मूल अधिकार हैं, 33, 34, 35 में 3 अलग चीजें हैं। आर्टिकल 33 और 34 क्या है कि मूल अधिकारों पर सीमाएं हैं कुछ। 33 में क्या सीमा है? पुलिस के लोग, सेना के लोग, टेलीकम्युनिकेशंस के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, इन सबको कुछ मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, ये 33 में लिखा है। और इसी के बेस पर इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट, दिल्ली पुलिस एक्ट, ये सारे एक्ट इसी के बेस पर बने। और इन सब लोगों को आर्टिकल 19 से वंचित किया गया है, जिसमें समूह बनाने की स्वाधीनता, गुट बनाने की स्वाधीनता, वो सब रोक दी गई है इन सब की। 34 तब होता है जब किसी इलाके में मार्शल लॉ लगा हो, और मार्शल लॉ का मतलब है सैनिक शासन। भारत सैनिक शासन से सामान्यतः बचा हुआ है, क्योंकि भारत में हम आफ्सपा लगाते हैं तब भी मार्शल लॉ नहीं करते उसको। मार्शल लॉ का मतलब सत्ता सेना के हाथ में आ जाएगी। अगर मार्शल लॉ लग गया तो उस समय संसद कौन कौन से मूल अधिकार स्थगित कर सकती है उस इलाके के, ये अधिकार संसद के पास आर्टिकल 34 के तहत है। 35 का संबंध तो किसी और चीज से है, और 35 का विषय ही है मूल अधिकारों के पक्ष में विधियां बनाने की शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल अधिकार कोई दिया, जैसे आर्टिकल 17 में एक मूल अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध किया जाता है या प्रतिषिद्ध किया जाता है। ये लिखने से तो खत्म होगी नहीं अस्पृश्यता, कि जिसके साथ हो रहा है वो संविधान के आर्टिकल 17 की फोटोकॉपी हाथ में लेके घूमता रहे। कोई कहे दूर होकर, ये इसको पढ़, लिखा है इसमें, तो कहे इसको भी अपने हाथ में रख, टच मत कर बाबू से। इससे क्या होगा? तो हमारा संविधान आर्टिकल 35 में कहता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए यदि कोई विधि बनाने की आवश्यकता होगी तो ये संविधान संसद को अधिकार देता है कि अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके विधि बना सकती है। तो मूल अधिकारों के पक्ष में विधि बनाने की शक्ति, इसी शक्ति का प्रयोग करके, जैसे एग्जांपल है एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, जो दलित वर्ग है, अस्पृश्यता का शिकार है। 1955 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके पक्ष में। पहले तो आया था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, जो 1976 में शायद सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट हुआ। 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट नाम से बहुत प्रसिद्ध एक्ट आया। ये सारे एक्ट कैसे आ रहे हैं? अनुच्छेद 35 के तहत आ रहे हैं। इस 35 के एक अपवाद के रूप में 35A जोड़ा गया, और वो 35A संविधान में नहीं लिखा हुआ है संविधान का हिस्सा, और वो संविधान का हिस्सा ऐसा है जो 1954 के आदेश में लिखा हुआ है। और 35A ये कहता है, मतलब 35A के बेस पर 3-4 बातें निकलती है। 35A ये कहता है कि कोई भी ऐसी विधि या संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर से जुड़े प्रावधानों से अलग है। 35A भारतीय संविधान और भारतीय संसद की इस शक्ति को सीमित करता है कि वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जम्मू कश्मीर पर अपनी अधिकारिता को बढ़ा सके। सरल भाषा में 35A का मतलब ये कि मूल अधिकार अगर जम्मू कश्मीर ने दे रखा है तो दे रखा है। भारत की संविधान में लिखे मूल अधिकार या भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम मूल अधिकारों के पक्ष में जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, और होंगे तो 370 के रूट से लागू होंगे, अपने आप लागू नहीं होंगे। और इसमें इन्होंने किया क्या? 35A में मूल रूप से 2-3 बातें लिखी हैं जो जम्मू कश्मीर के संविधान में भी लिखी हुई हैं। पहली बात लिखिए कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन है, यह तय करने की शक्ति जम्मू कश्मीर की सरकार के पास रहेगी। स्थायी नागरिक, इन्होंने स्थायी नागरिक की जो कंडीशन रखी है वो उसी डेट की कंडीशन हैं जो 1954 के आदेश की हैं, 14 मई 1954। इसी डेट से वो सब लागू हुआ। अब स्थायी नागरिक का मतलब क्या किया इन्होंने? जो एक तो या तो वहां शुरू से है ही, पीढ़ियां हैं, या जो कम से कम 10 साल से रह रहा है, स्थायी रूप से वहीं रहता है, और जिसकी रूट्स उसी इलाके से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, उसको स्थायी नागरिक मानेंगे। दूसरी बात, स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं।
और इन विशेषाधिकारों को कोई ये कह के खारिज नहीं करेगा कि बाकी व्यक्तियों के मूल अधिकार खत्म हो रहे हैं। विशेषाधिकार क्या क्या है? एक तो जमीन का अधिकार है। जम्मू कश्मीर में कोई भी जमीन किसी और राज्य का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, मतलब जम्मू कश्मीर में रहने वाले भी नहीं खरीद सकते अगर वो स्थायी नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो 50 साल से रह रहे हैं तब भी स्थायी नागरिक नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे हैं, वो जमीन नहीं ले सकते। जम्मू कश्मीर राज्य की कोई भी नौकरी या कोई भी आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो वहां के स्थायी नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर का निवासी भारत के किसी भी केंद्र में या किसी राज्य में आरक्षण ले सकता है अगर वहां रह जाए। क्या चाहिए? डोमिसाइल चाहिए। जम्मू कश्मीर का आदमी अगर यूपी में रहने लगे, 5 साल रह ले और 5 साल बाद उत्तर प्रदेश की सरकार से डोमिसाइल की एप्लीकेशन दे। डोमिसाइल का मतलब मेरी कहाँ रहने की मंशा है। डोमिसाइल का मतलब मैं सामान्यतः यहाँ रहता हूँ और यहीं रहने की मंशा भी है। ये दो बातें जैसी स्पष्ट होती है डोमिसाइल मिल जाता है। डोमिसाइल चेंज करते ही उत्तर प्रदेश की नौकरी में आरक्षण का अधिकार उसको मिल गया। पर भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में 50 साल भी रह लेगा तब भी उसको डोमिसाइल नहीं मिलेगा, रहने का अधिकार नहीं मिलेगा और नौकरी का आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे बुरी स्थिति है जम्मू कश्मीर की स्त्रियों की। खाप पंचायत की तरह काम करते हैं। इनको लगता है कोई लड़की अगर हमारे हाथ से निकल गई, क्योंकि उनको लगा कि बाकी भारत के लोग ऐसा ना करें कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा फुसलाएं, बहलाएं, लव जिहाद टाइप कुछ करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि इनके जो बच्चे होंगे हमारी आबादी में शामिल हो जाएंगे और धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। प्लेबिसाइड के दिन क्या होगा, दिमाग में वही रहता है, प्लेबिसाइड के दिन क्या होगा। और प्लेबिसाइड कभी नहीं होने वाला। प्लेबिसाइड की पहली कंडीशन है कि पीओके से पाकिस्तान सेनाएं हटाए अपनी। पाकिस्तान की प्रकृति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सेना हटाएगा। तो प्लेबिसाइड होगा कहां से? जब प्लेबिसाइड होगा नहीं तो फैसला उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जो महिला जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करेगी उसको भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, उसके बच्चों को भी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। ना वो कुछ खरीद सकेंगे, ना नौकरी कर सकेंगे, ना पैटर्नल प्रॉपर्टी में संपत्ति का अधिकार मिलेगा उनको। ये सारे प्रावधान हैं। इसको बोलते 35A। ये जो महिला वाला मामला है इसको 2002 में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसने कहा कि ये सीधे सीधे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद भी व्यावहारिक रूप में काफी मात्रा में 35A चल ही रहा है, मतलब 35A चल रहा है। महिलाओं वाला मामला भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कि उन महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिल जाए, लेकिन हाँ सैद्धांतिक रूप से 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनको ये परमिशन दे दी है। लेकिन वहाँ की महिलाओं के कई ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि ये केवल कहने की बात है, व्यावहारिक तौर पर इतनी बाधाएं हैं कि संपत्ति मिल नहीं पाती है, कहने की बात है। तो 35A कैसे संविधान में घुसा समझ में आ रहा है? 1954 का आदेश। और अमित शाह साहब ने क्या किया है, 1954 के आदेश को खारिज करके 2019 का आदेश लगा दिया है। 1954 का आदेश खारिज होने का मतलब क्या हुआ? 35A अपने आप खत्म हो गया, उसको अलग से खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। जो उस आदेश में था उस आदेश के तहत वो खत्म होना ही था। 1954 के आदेश के बाद तय हुआ कि अब जम्मू कश्मीर का शासन इस आदेश के तहत चलेगा और उस आदेश के तहत ही चलता रहा लंबे समय तक। बस ये ध्यान रखना कि 1954 का आदेश आने से पहले 1953 में बर्खास्त हो गए थे। कौन बर्खास्त हो गए थे? शेख अब्दुल्ला बर्खास्त हो गए। 54 में आदेश आ गया, कांग्रेस की सरकार थी। अब नेहरू को समझ में आ गया कि जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां के राज्य की सहमति चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोलते थे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वैसे भी शेख अब्दुल्ला अकेले नेता थे उस पार्टी के, बाकी सब मोहरे थे। जब कांग्रेस सत्ता में वहां भी यहां भी, और 370 हटाने के लिए या भारतीय संविधान के अनुच्छेद या संसद की शक्तियां बढ़ाने के लिए वहां के राज्य की कॉन्करेंसी तो चाहिए। वहां की सरकार कांग्रेस की है, यहां कांग्रेस की सरकार है, और यहां की सरकार वहां की सरकार को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। तो क्या नेहरू जी के लिए मुश्किल था कि वहां की सरकार से कॉन्करेंस लेके भारतीय संविधान की शक्तियां बढ़ाते जाएं? एकदम आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं।
कुछ समय तक नेहरू जी रुके, लेकिन उसके बाद वो कार्यक्रम शुरू कर दिया उन्होंने। 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1971